साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? ठीक हो भाई सब लोग? शुरू करें आज का चैप्टर। चलो ऐसे ही मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तक डिफेंस के चेहरे पर खुशी नहीं आती है तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं है, बट प्रोसिक्यूशन या उसकी एजेंसी का ये कहना है कि आपने गलती की है, और ये गलती काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब मामला इकोनॉमिक ऑफेंसेस का हो, और ये आरोप हमारे ऊपर या हमारी फर्म के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर लगा दिया गया हो कि आपने कस्टम ड्यूटी की चोरी करी है। ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी लाखों करोड़ों अरबों की जो है कंपनी है, और उस पर इस तरह के आरोप लग गए कि आप सो पाओगे चैन से? कभी नहीं सो पाओगे। और परेशानी तब ज़्यादा होती है कि आपको SCN शोकॉज नोटिस जो है जारी कर दिए, और आपके साथ साथ जो अदर लोग हैं उनको भी जारी कर दिए। आप शर्म के मारे कस्टम ड्यूटीज़ को जो है जमा करा रहते हो, या पेनल्टीज़ को जो है वो जमा करा रहते हो, पर उसके बावजूद भी जो को नोटिसेस हैं उनको छोड़ते नहीं है, उनसे भी रिकवरी करने की सोचते रहते हैं। तो वहाँ पर कानूनी अधिकार क्या है, कानूनी बिंदु क्या है, इनको आपको समझना होगा। अदरवाइज़ आपको ट्रबल होगा और आप किसी भी रूप में अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। और ट्रबलसम इशू यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। जब ये पेनल्टीज़ पे नहीं होंगी तो फर्दर कॉर्सिव एक्शन भी लिया जा सकता है। तो हम ऐसा करें क्या, कानून में हमारे अधिकार क्या है, और हम कैसे उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया है खुल के आज के अध्याय में। साथियों, मेरा जो कंटेंशन है या मेरा जो वीडियो है ये बेस्ड है किसी न किसी नए दृष्टांत पे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कंसर्न केस के नाम को विद कंप्लीट क्रेडेंशियल्स, फिर मैं आऊँगा फैक्ट्स पे, फिर मैं आऊँगा कंटेंशंस पे, और फिर मैं आऊँगा कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। और यदि ऐसी ही समस्या से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या है ये मैं समझाने वाला हूँ खुलकर आपको। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, कोई दिक्कत आपको लाइफ में नहीं आनी है। साथियों, सबसे पहले हम नोट करते हैं केस के क्रेडेंशियल्स को। जो जजमेंट पास हुआ है उसमें कंसर्न पार्टी है अरुण जोशी, रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, और अपोजिट पार्टी है कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स। ठीक है जी। और जजमेंट जो है पास किया है कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल ने, जिसका प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली के अंदर। एक्साइज अपील नंबर है 51269/2019, और जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस हुआ है 13 जुलाई 2022 को। साथियों, हम आते हैं इस केस के फैक्ट्स के ऊपर। आप लिखते चलिए फैक्ट्स को भी। ब्रीफ फैक्ट्स क्या है कि कंसर्न प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया कंसर्निंग द एवेजन ऑफ द ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू 2 मैन्युफैक्चरर्स, नेमली श्री राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड एंड श्री राज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर इसको आप जो है लिख लीजिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसका मानना कि कस्टम ड्यूटी को चोरी किया गया है, इवेट किया गया है, और उनकी शक किस हुई थी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। वो 2 लोग थे, पहला तो है राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है श्री राज एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्वेस्टिगेशन के बाद शो कॉज नोटिस SCN जो है जारी कर दिए गए, और इनसे जो है ड्यूटीज मांगी गई, और अदर पर्सन्स को भी इस मैटर में को नोटिस बनाया गया और उनको भी जो है नोटिस जारी किए गए। जो को नोटिस ही हैं वो इस केस में प्रेजेंट अपीलांट हैं ऑफ कंसर्न फर्म या कंपनी नेम्ड है श्री राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी इस केस में जो है इन्वॉल्व किए गए। SCN को जो है एडजुडिकेट किया गया और ड्यूटीज लाइबिलिटी को जो है कंफर्म किया गया श्री राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड पे। इसके अलावा पेनल्टीज़ भी जो है इम्पोज की गई। जो पेनल्टीज़ इम्पोज की गई वो इसके साथ साथ जो को नोटिस थे या को अपीलेंट्स थे उन पर भी जो है इम्पोज की गई। द मैटर हैज़ रीच्ड बिफोर दिस ट्रिब्यूनल इन द अर्लियर राउंड, और ये मैटर जो है बिफोर ट्रिब्यूनल पहुंचा, उस समय अपील नंबर सो एंड सो था। और इसके अलावा अदर अपील्स भी जो है फाइल की गई, इंक्लूडिंग द अपील बाय द प्रेजेंट अपीलांट, जिसमें प्रेजेंट अपीलांट की अपील भी जो है शामिल है। डिविजनल बेंच जो थी इस ट्रिब्यूनल की, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, द अपीलांट श्री राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट कंटेस्टिंग द डिमांड ऑन मेरिट। It was pointed out that they have paid 1.25 crores before issuing the SCN. The appellant had further prayed for consideration of the benefit of the closure under the newly inserted provision of subsection 1A in section 11A. The proviso under subsection 2 to section 11A
by Tax Law Amendment Act 2006 which is effective from 30th of July 2006. इन्होंने क्या करा, जो कंसर्न अपीलेंट थे इस अपील को मेरिट्स पे प्रेस नहीं करा। उनका कहना ये कि हमने ऑलरेडी जो है जमा करा दी है पेनल्टी SCN से पहले, पर उसका बेनिफिट जो है हमारे जो अदर को नोटिस जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, और उन्होंने रिलाई किया सेक्शन 11A सेंट्रल एक्साइज एक्ट के ऊपर। ठीक है जी। और इसके अलावा जो अमेंडमेंट इसमें रिसेंटली आए सब क्लॉज 1A के रूप में और सब क्लॉज 2 के रूप में, जो कि इफेक्टिव है 30 जुलाई 2006 से, जिस पर भी जो है एम्फेसिस किया गया। अब क्या एम्फेसाइज था उसको अपन जो है जानते हैं। The tribunal, by considering the contention, allow the appeal and remand back the matter with the following observation, कि ट्रिब्यूनल ने जो है उस पॉइंट को स्वीकार करते हुए मैटर को रिमांड बैक कर दिया कि इस पॉइंट पर विचार करते हुए नया जजमेंट जो है पारित करें। अब साथियों एक बात हमें समझनी है कि ये रिमांड बैक क्या होता है। अपीलेंट कोर्ट के पास एक पावर है, या तो अपील को मंजूर कर ले, और अपीलेंट कोर्ट को लगता है कि किसी लॉ पॉइंट को कंसिडर नहीं किया गया है या कोई लॉ पॉइंट नीचे रेज नहीं किया गया है, तो उस लॉ पॉइंट पर विचार करने के लिए उस अपील को या उस फाइल को दोबारा जो है निचले कोर्ट को भेजा जाएगा कि आप इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए जजमेंट पास करें। अगर वो पॉइंट वापस से कंसिडर नहीं होता है तो अपीलेंट कोर्ट अपना विवेक जो है एक्सरसाइज कर सकती है। क्लियर है। ये इसलिए होता है, कई बार क्या होता है कि लॉ पॉइंट आप लोग रेज नहीं कर पाते हो या हमें वैदिक जानकारी नहीं होती है, ये पॉइंट सीधा हम अपीलेंट कोर्ट में रेज करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट या अदर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं उनके डायरेक्शंस क्या हैं कि सबसे पहले पॉइंट को निचली कोर्ट में रेज करें। वो पॉइंट अगर कंसिडर नहीं होता है तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन, जिससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, और इस कॉन्सिक्वेंस में जो है आप रिवीजन, रिव्यू या अपील जो है फर्दर पेश कर सकते हैं एज पर द लॉ। तो कुल मिला के रिमांड थ्योरी क्या है इसको समझना यहाँ पर जरूरी था। अब एक एक वर्ड को जो है आप सुनिएगा ध्यान से और उसको नोट कीजिएगा। वी नोट दैट द सेट प्रोविजन आर अवेलेबल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड in respect of main proceeding. Admittedly, the appellant did not make specific plea regarding the said legal provision before the origin authority. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको रिमांड के कंटेक्स्ट में फिर बता रहा हूँ आपको मैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर नहीं होगा और जो लीगल पॉइंट है खासकर वो, तो उस पर्सपेक्टिव में उस पॉइंट की सुनवाई के लिए या उस पॉइंट को कंसिडर करने के लिए अपील को जो है रिमांड बैक किया जाएगा, ताकि उस पॉइंट को जो है कंसर्न ओरिजिनल अथॉरिटी कंसिडर कर सके। जिसके दो कारण होते हैं कि या तो आपने पॉइंट रेज नहीं किया है या पॉइंट अवेलेबल था बट उसको आप कंसिडर नहीं करा पाए। क्लियर है बात ये। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि ये पॉइंट अवेलेबल था जब मेन केस चल रहा था, बट ये पॉइंट रखा ही नहीं गया, जिस कारण ये पॉइंट जो कंसर्न ओरिजिनल अथॉरिटी है उसने कंसिडर ही नहीं करा। क्लियर हो गया। चले आगे। कंसिडरिंग द अबव एडमिटेड फैक्ट्स वी फाइंड इट फिट एंड प्रॉपर टू सेट असाइड द इम्प्यून ऑर्डर। जिस कारण तथ्यों में परिस्थितियों को देखते हुए जो इम्प्यून ऑर्डर है उसको हम सेट असाइड करते हैं, इस मैटर को हम रिमांड बैक करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं जो ये रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं कानून में इसकी लाइट में एक नया जजमेंट पास करे। जजमेंट रीजन होना चाहिए, अनरीजन जजमेंट जो है आपको पास नहीं करना। यहाँ पर आपका ध्यान में दिलाऊंगा रिसेंट जजमेंट की तरफ, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जजमेंट जो भी अथॉरिटियाँ पास कर रही हैं ये जजमेंट रीजन होने चाहिए, उसमें कारण होने चाहिए। अगर कारण नहीं है और लॉ पर कंसिडर नहीं किया गया है तो ऐसे जजमेंट्स को हम स्टैंड नहीं कर सकते हैं। दे आर लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। क्लियर हो गया। चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हाँ तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। द ओरिजिनल अथॉरिटी शैल वेरीफाई द फैक्ट्स ऑफ पेमेंट and applicability of the benefit of deemed closure of proceeding to Messrs. Shri Raj Pan Masala Private Limited and other co-notices. The original authority shall order the closure of proceeding on satisfactory examination of the fulfillment of the conditions as per the legal provision. कि सबसे पहले जो प्रोविज़न ऐड हुआ है उसकी लाइट में जो बेनिफिट देना है उसको कंसिडर करेगी, और फाइनली क्लोजर प्रोसीडिंग्स जो है पास करेगी, ताकि जो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको एज पर लॉ जो है मिल सके। इन केस in respect of any of the appellant or co-notices the said provision is not applicable to the effect that reasons shall be issued. अगर बेनिफिट नहीं देना है तो ये कारण भी आपको लिखने होंगे, आपको अनरीजन जजमेंट जो है पास नहीं करना है। The appellant shall be given the opportunity to present their side during the course of proceeding, accordingly we set aside the impugned order. और अपीलेंट को भी सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, बिना सुनवाई के आप जो है कोई ऑर्डर पास नहीं करोगे। ये कोर्ट ने क्यों लिखा? क्या कोर्ट को अच्छा लगा या कोर्ट की मनमर्जी थी? आंसर इज नो। हम जी रहे हैं इन द रूल ऑफ लॉ, इन द एरा ऑफ लॉ, जहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल आज भी फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो ये कहता है कि कोई भी जजमेंट पास करना है तो दोनों पार्टी को सुनकर जो है आप एक रीजन जजमेंट जो है पास करोगे। अगर जजमेंट रीजन नहीं है और जजमेंट जो है पास किया गया है एक्सपर्टी मैनर, जजमेंट जो है पास किया गया है इन द एंजाइटी,
जजमेंट स्थिर ठहराए जाने योग्य नहीं है। जजमेंट जो इस तरह के पास होते हैं दे आर लायबल टू बी सेट असाइड बिकॉज दे कम्स विद द कैटेगरी ऑफ इम्प्यून ऑर्डर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी आगे, पक्की बात है। चलिए, परसुएंट टू रिमांड द लर्नेड कमिश्नर पास द इम्प्यून ऑर्डर, उसने वापस से जो है इम्प्यून ऑर्डर पास कर दिया। by which he has been pleased to accept the conclusion of the proceeding in respect of the main party manufacturer Shri Raj Pan Masala by observing as under। क्या ऑब्जर्व किया जी उसने? I observed that out of the 25 notices only 7 had filed appeal before the tribunal। I further observed that show cause notice under the provision of section 11A was served only for 5 confiscation of seized good including the packing material, raw material used for the concealment under the provision of rule number 25 of Central Excise Rule 2002 read with section 119 of the Custom Act as made applicable to Central Excise matter wide notification number so and so। Thus notice under proviso to section 11A was not issued to anyone else। इन्होंने केवल मेन पार्टी को बेनिफिट देकर जो अदर को नोटिसेस थे उनको बेनिफिट नहीं दिया और अपने ये कारण जो है लिख दिया कि हम बेनिफिट जो है वो क्यों नहीं दे सकते। क्लियर हो गया आपको? चलें आगे। फॉर रेस्ट ऑफ द नोटिसेस द SCN वॉज इशूड ईदर फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ ट्रक अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कस्टम एक्ट एज मेड एप्लीकेबल टू सेंट्रल एक्साइज मैटर वाइड नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो। अब वहाँ पर SCN जारी कर दी है और ये कहा कि अगर ये पे नहीं कर रहे हैं तो इनके ट्रकों को जो है सीज कर लो, कॉन्फिस्केट कर लो। ठीक है जी। और इस संदर्भ में जो सेंट्रल एक्साइज के नोटिफिकेशंस हैं उस पर जो है अवलंबन किया गया और इसके अलावा पेनल्टी के लिए भी जो है बात की गई एज पर रूल नंबर 26 फॉर कीपिंग कंसेलिंग सेलिंग द एक्सेसिबल गुड्स। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई है तो इस तरह की पेनल्टीज़ को इम्पोज करने की बात हो रही है या कन्फिस्केशंस की बात हो रही है। बट जो मेन मुद्दे की बात है वो अथॉरिटी समझना नहीं चाह रही है कि एक बार अगर कस्टम ड्यूटी पे कर दी गई है या पेनल्टीज पे कर दी गई है तो 11A सेंट्रल एक्साइज एक्ट के परव्यू में बेनिफिट को नोटिस को मिल सकता है। ये लॉ पॉइंट है तो कंसीडर करना चाहिए था, जो कंसीडर हो ही नहीं रहा। वो इधर उधर की बातें करना चाह रहे हैं बट जो मुद्दे की बात है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Thus, from the careful study of the above provision, I observed that in the present matter, क्या observe किया? Notice covered under the preview of the wording such person and other person। ओके, जो 11A में आप पढ़ेंगे तो जो व्यक्ति पेनल्टीज को पे कर रहा है वो भी इम्यून है और अदर पर्सनस को भी इम्यूनिटी जो है इमीडिएटली मिल जाएगी। इज ओनली मैसर्स श्री राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड हु वॉज इशूड show cause notice under section 11A and who had paid the duty along with the interest and the penalty before SCN। जिसको नोटिसेस आए, जो मेन पार्टी है उसने SCN से पहले ही अपना कस्टम ड्यूटी, उसकी जो पेनल्टीज हैं उसको पे करके जमा ही करवा दिया। आई फर्दर फाइंड दैट नोटिस नंबर 1 had paid rupees so and so along with so and so during the course of investigation, much more the issuance of SCN कि जब पूरा आपका कस्टम ड्यूटी विद पेनल्टी पे कर दिया बचा ही क्या। Furthermore, the additional commissioner Central Excise Commissionerate Jaipur second in a different case wide his order so and so dated so and so in respect of Messrs Shri Raj Pan Masala Private Limited Jodhpur has already appropriated rupees so and so out of the amount of rupees so and so deposited by them through चालान नंबर so and so। ठीक है जी। तो यहाँ पर हिट कर रहा है डिफेंस कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो बोनाफाइड है। हम लोग चोर थोड़े ना है भाई, अगर कस्टम ड्यूटी बनती है हमने पे कर दिया विद पेनल्टीज तो अब दिक्कत क्या रही है, और जो इंटरेस्ट था वो भी हमने जो है पे कर दिया। और इस अमाउंट के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्री चालान हैं वो भी जो है कोर्ट में पेश कर दिए गए। दस द रिमेनिंग अमाउंट अवेलेबल रुपीज सो एंड सो फॉर एडजस्टिंग इन गवर्नमेंट अकाउंट अगेंस्ट लायबिलिटी। तो जो भी अमाउंट अगर रिमेनिंग फर्दर है या जो अमाउंट बनता है वो लायबल टू बी अकाउंट फॉर अगेंस्ट द लायबिलिटी। छोटी सी बात समझाई उसने। I observed that this amount of rupees so and so would fully cover the demand of so and so duty plus penalty plus interest. Hence, I find that the proceeding initiated under the provision of section 11A against notice number 1 can be concluded on the payment of 25% of the penalty as required by notice before the honorable tribunal by notification number so and so। क्लियर है? तो कुल मिला के अगर नोटिस नंबर 1 पेनल्टी अमाउंट, ड्यूटी अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे करता है तो सफिशिएंट कंप्लाइंस हो चुकी है, तो वहाँ पर क्लोजर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है। ये मेन कंटेंशन है डिफेंस का जो चल रहा है। एज रिगार्ड अदर को नोटिस इंक्लूडिंग द पर्सन अपीलेंट हु आर डायरेक्टर ऑफ श्री राज पान मसाला प्राइवेट लिमिटेड आर कंसर्न, द लर्नेड कमिश्नर ऑब्जर्व दैट द शो कॉज नोटिस वॉज इशूड
to them for imposition of penalty as per rule number 26 of Central Excise Rule. और जिस कारण से बेनिफिट देने से उसने मना कर दिया कि भाई सेंट्रल एक्साइज रूल के नियम नंबर 26 के हिसाब से उनको हमने जो है नोटिस जारी करें रिगार्डिंग द पेनल्टीज. फर्दर ऑब्जर्व दैट द SCN वॉज फॉर कॉन्फिस्केशन सर्व्ड ऑन श्री राज पान मसाला अंडर रूल नंबर 25 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स एंड रीड विद सेक्शन 119 ऑफ द कस्टम एक्ट विद रूल नंबर 26 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल कि जो नोटिस जारी किए गए हैं कंसर्न कंपनी को वो जारी किए गए हैं एज पर द लॉ and not under section 11A of Central Excise Act. Thus the matter regarding the confiscation of the seized good under rule number 25 read with section 119 of the Custom Act is not covered under the scope of section 11A subclause 2 of Central Excise Act. तो जिस कारण Central Excise Act की जो धारा 11A subclause 2 का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता क्योंकि जो हमारी प्रोसीडिंग है वो है Central Excise Rule नियम नंबर 26, नियम नंबर 25 और कस्टम एक्ट की धारा 119 के हिसाब से, जिस कारण जो कानून के बेनिफिट है वो आपको नहीं दे सकते हैं. बट डिफेंस बार बार वही ऐड कर रहा है कि जब अमाउंट दे दिया, पेनल्टी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, अब बचाई क्या. वाई यू आर नॉट इनिशिएटिंग द क्लोजर प्रोसीडिंग. इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है नोट कीजिए. Similarly, the imposition of penalty under rule number 26 upon the co-notices was made for their involvement in the transporting, removing, depositing, keeping, concealing, selling of accessible goods which are liable to be confiscation. और ये पेनल्टी इसलिए इम्पोज की गई है क्योंकि इन्होंने जो एक्सेसिबल गुड थे जिन पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं की गई है उनका या तो ट्रांसपोर्ट किया या उन्हें रिमूव किया या उन्हें कीप करा या उन्हें कंसील किया या उन्हें सेल किया. और ऐसा करना गंभीर अपराध तो है ही. और ये आर्टिकल जो हमें मिले हैं दे आर लाइबल टू बी कॉन्फिस्केशन. And that's why the benefit of section 11A of Central Excise Act could not be given. Hence, the conclusion of proceeding in respect of the appellant is not acceptable as per the scope of section 11A of the Central Excise Act, and that's why the concerned appeal had been filed. But the concerned commissioner, while passing the order, had relied on the judgment of coordinate bench of the concerned tribunal. ओके तो यहाँ पर उनका कहना कि चूंकि हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सेंट्रल एक्साइज रूल के हिसाब से कर रहे हैं, वो कार्रवाई जो है जस्टिफाइड है, रूल नंबर 26, रूल नंबर 25, सेक्शन 119 कस्टम एक्ट का फोर्स में है, जिस कारण सेक्शन 11A सेंट्रल एक्साइज एक्ट का बेनिफिट हम आपको नहीं दे सकते हैं. यहाँ पर जो साइटेशन रिलाई करी उसमें था कि बेनिफिट अकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बट उस साइटेशन के फैक्ट अलग थे, वर्तमान केस की जो है फैक्ट अलग है. क्लियर है. अब यहाँ पर क्या कि बीइंग एग्रीव्ड उससे दुखी होकर इन्होंने जो है अपील पेश कर दी. अब इनके वकील साहब जो है अपील हुए, अब अटैक शुरू हुआ डिफेंस का. उनका कहना है कि लर्नेड कमिश्नर ने एरर किया है इन नॉट एक्सेप्टिंग द कंक्लूजन विद रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंट अपीलांट की जो कंक्लूजन था सेक्शन 11A सेंट्रल एक्साइज एक्ट का क्लोजर प्रोसीडिंग के पर्सपेक्टिव में वो बेनिफिट कंसर्न अपीलांट को मिलना चाहिए था. एंड इन रेस्ट्रिक्टिंग द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द मेन अपीलांट मैन्युफैक्चरर, और उन्होंने केवल मेन अपीलांट तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो को नोटिस थे उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था. द लर्नेड काउंसिल पॉइंटेड आउट दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11A particularly the provision to subsection 2 provides that if such person, important है इसको नोट डाउन कर लो, from whom duty is demanded and he has paid the duty in full together with interest with penalty under subsection 1A, the proceeding in respect of such person and other person to whom notices has been served shall be deemed to be conclusive. कि अगर नोटिस गए बहुत सारे लोगों को पर किसी एक पार्टी ने या तो इन आइसोलेशन या इन टुगेदर कस्टम ड्यूटी को विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट पे कर दिया है, द प्रोसीडिंग ऑफ द नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूसिव इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन जिसने ड्यूटीज पे कर दी है एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन जिनको ड्यूटीज जो है पे करनी है. इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार जो है डिफेंस ने हिट आउट किया और ये कहा कि अगर इसकी हम प्लेन रीडिंग करते हैं 11A की, इट इज़ एविडेंट दैट द क्लोजर इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द मैन्युफैक्चरर बट ऑल्सो टू द अदर पर्सन को नोटिस लाइक डायरेक्टर, ट्रांसपोर्टर्स और एम्प्लॉय कि जो अदर लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव में भी 11A के बेनिफिट को अप्लाई करते हुए क्लोजर प्रोसीडिंग्स को हम अमल में ला सकते हैं. क्लियर हुआ पॉइंट आपको? चलो आगे चलिए. द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट प्लेस्ड रिलायंस ऑन द रूलिंग ऑफ द डिविजनल बैंक्स ऑफ ट्रिब्यूनल passed in case of Orbit Jewelers versus Commissioner of Custom, wherein under the similar facts and circumstances the court below had not allowed the closure, but the tribunal after considering the facts and circumstances allowed the same. अब उस केस के में क्या रेशो डिसेंडाई था उसको भी जो है आप समझिएगा. On going through the proviso to the said section, we find that the said section is a beneficial piece of legislation with intention to reduce the litigation, where the notice
satisfy the condition of the said section, as already been observed that the said provision of law provide deeming concept of closure proceeding except the proceeding under the provision of section 135, 135A and 145 on full compliance of the main clause of section 28 subclause 1A. There is no dispute about the fact that the appellant have satisfied the content of said section. In such scenario, the proceedings are required to be deemed to be concluded not only against the main party but also against the parties who are the co-notices in the main case. क्लियर है बात ये? तो ये बेनिफिट देना चाहिए था, ये प्लीट जो है किया गया इन द लाइट ऑफ द साइटेशन। और ये भी रखी गई बात कि सेक्शन 11 है सेंट्रल एक्साइज एक्ट का, ये रिसेंटली अमेंड हुआ है, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ऑप्शन स्कीम को फॉर इनेबलिंग द वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय द एसएससी इन फुल और इन पार्ट in case of involving fraud, misstatement along with the interest and 25% of the penalty within 30 days from SCM, कि 30 डेज में जो है ये पे कर सकते हैं पेनल्टी को, इंटरेस्ट को और ड्यूटीज़ को। तो फिर फर्दर कार्रवाइयाँ जो है नहीं होनी है और SCM को जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। द एसएससी हैज़ फर्दर option of using the proposed facility either in full or in part. In case of part payment, the remaining amount will be subject to the regular proceeding as per law. अगर part payment भी है तो regular proceeding के लिए as per law आगे proceed कर सकते हैं। As it is clear from the above produced portion, the facility stand extended to the SSC to deposit the due within the period 30 days from the SCM to settle dispute at the earlier stage. कोर्ट का कहना है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, अगर वो चाहता है कि वो सेटल करना है और इसके साथ साथ वो अमाउंट भी पे कर रहा है और पेनल्टी भी पे कर रहा है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, तो क्लोजर प्रोसीडिंग को इमीडिएटली इनिशिएट कर देना चाहिए। ऑल्दो द सेड सर्कुलर स्टैंड इशूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, द सेम वुड इक्वली अप्लाई टू द identical amend proviso of section 28. We find that the tribunal has taken note of the said provision as also the board circular in various decisions and has categorically held that on compliance with amend provision as regard the deposit, no further proceeding can continue before the adjudicating authority. अगर एक बार प्रोसेस कर दिया है और ड्यूटीज़ को जो है जमा करा दिया है तो उस पर्सपेक्टिव में अगर ड्यू कंप्लाइंस हो गई है 11A की या सेक्शन 28 सब क्लॉज 1A की इन द लाइट ऑफ सर्कुलर, तो वहाँ पर फर्दर प्रोसीडिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्लोजर को जो है अमल में लाना होगा। इसके अलावा मेन एम्फेसाइज था अदर पर्सन अलॉन्ग विद द मेन पर्सन। अगर मेन पर्सन पर ये बेनिफिट एक्सरसाइज हुआ है तो उस कैटेगरी में जो अदर पर्सनस हैं, अदर नोटिसेस हैं, उनको भी जो है बेनिफिट देना होगा। लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 28 सब क्लॉज 1A जो कस्टम एक्ट का है उसको माना गया पेरी मार्ट्रिया विद सेक्शन 11A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, और लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये माना गया कि यहाँ पर बेनिफिट जो है मिलना चाहिए था, बेनिफिट को जो है रॉन्गली रिफ्यूज़ किया गया है। लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर इम्प्यून ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया गया और जो पेनल्टीज थी उसको रिफंड करने के ऑर्डर कर दिए। तो साथियों यही सबसे मजे की बात है कि अगर अटैक प्रॉपर होगा तो निश्चित तौर पर हम जो है जीत जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब नोटिस आते हैं तो हम उसका जवाब ही नहीं देते। आप जवाब दीजिए, एक एक बात को लिखिए और उसके साथ साथ लॉ पॉइंट को लिखिए। अगर लॉ पॉइंट को लिख रहे हैं और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा ऊपर वाले कोर्ट में। इस पूरे केस में दो गलतियां हुई थी डिफेंस से। सबसे पहली बात, पॉइंट तो रेज हुए पर जो काम का बिंदु था वो रेज ही नहीं हुआ। नंबर 2, उस पर इंटरप्रिटेशन ही नहीं हुआ। जब उस पर इंटरप्रिटेशन हुए तो कोर्ट को जो है कन्विंस नहीं कर पाए। तो आपको बिंदुओं को इस तरह से रखना है कि आप इजीली कन्विंसिंग वे में अपनी बात को रख पाए। अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और अथॉरिटी ढंग से माइंड अप्लाई नहीं कर पाएगी और नुकसान जो है आपको झेलना पड़ेगा। एक एक बात खुल के लिखें, एक एक फैक्ट्स को लिखें और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, ब्रीफ एनालिसिस करें, रिसर्च करें, ठोक के जवाब दें और उनसे कहें कि यह पॉइंट है, इस पर काम करना है। अगर नहीं करते हैं तो आप उसको हाईलाइट करें ताकि आगे जब कोई प्रोसीडिंग जाए तो आपको कोई समस्या जो है वहाँ पर नहीं आए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया और इसने आपको लड़ने की एक नई राह दिखाई, अपने राइट्स के प्रति अवेयर होने की एक नई राह दिखाई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।